बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, आज हम जो हदीस है हमारी वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। तो इस हदीस में क्या फरमाया गया है कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह ताला भी रहम नहीं करता। तो बच्चों, इसका मफहूम अब हम देखते हैं कि इंसानी माशरे में रहने वाले आदमी का सुबह शाम हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता है। ये तो आपको भी पता है, सुबह से शाम तक हम कितने लोगों से मिलते हैं। अगर कोई आदमी इतना सख्त है कि दूसरे इंसानों की मामूली गलती भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसा आदमी इसका मुस्तहिक नहीं है कि इसकी गलतियों पर इसको माफ़ किया जाए या इस पर रहम खाया जाए। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो किसी को माफ़ नहीं करता तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि उसको भी उसकी गलती पर माफ़ कर दिया जाए। एक आदमी जो अल्लाह ताला की हज़ारों लाखों नेमतों को इस्तेमाल करता है और अल्लाह ताला के बंदों पर ज़रा भी रहम नहीं खाता, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला भी ऐसे आदमी पर रहम नहीं करेगा जो उसके बंदों पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों पर हमें माफ़ फरमाए, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला के बंदों की गलतियों को माफ़ कर दें और बाहम मोहब्बत और प्यार से रहें। तो इसका मतलब बच्चों ये भी है कि जब आप आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अगर किसी से ज़रा सी भी कोई गलती हो जाती है तो फ़ौरन आप उससे बदला लेते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। तो आपको भी ये चाहिए कि थोड़ा सा उस पर रहम करें, माफ़ कर दें। तो यही इस हदीस में बताया गया है कि छोटी छोटी गलतियां दूसरों को माफ़ कर देनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 20 सबक हमने स्टार्ट किया हुआ है पिछले लेक्चर से, मेरी आवाज़ सुनो। ठीक है, ये बाकी ये सारी जो आज हम करेंगे उसकी मश्क के अंदर से ही है। मश्क में मुकालमा है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, तलाज़मात हैं और लफ्ज़ ज़रा और ज़र्रा का फ़र्क हमने मालूम करना है जुमलों में इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले बच्चों हम ये मुकालमा देखते हैं। मुकालमा हमने पहले भी किया था, उसमें आपको बताया था कि मुकालमा क्या होता है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों की बाहमी गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ठीक है, मुकालमा किसी भी मौजू पर हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुकालमा है, ये मुकालमा बच्चों आपकी जो ये सबक है मेरी आवाज़ सुनो, इसकी मश्क में शामिल है। ठीक है, उर्दू ए के काम में मश्क में ये शामिल है। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है माहौलियाती आलूदगी के मुतल्लिक। तो यहाँ पे ये मुकालमा मैंने सारा लिखा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। असलम कमरा जमात में दाखिल होता है। ये एक मंजर निगारी की स्टार्ट की हुई है कि मुकालमा शुरू कैसे होता है कि असलम कमरा जमात में दाखिल होता है। शागिर्द है असलम, अस्सलामु अलैकुम सर। आपको पता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सलाम कहते हैं, तमाम मुसलमान आपस में सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद आगे क्या जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। असलम, आप 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे और आज लेट भी आए हो? यानी कि 2 दिन से तो स्कूल नहीं आ रहे और आज आप लेट हैं। शागिर्द आगे से क्या जवाब देते हैं, सर मैं 2 दिन से बहुत बीमार था, क्योंकि 2 दिन मेरे ना आने की वजह यह है कि मैं बीमार था, और आज मैं इसलिए लेट आया हूँ कि आज मोहल्ले के लोग सफाई कर रहे थे तो मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। कि अब जब मैं स्कूल आने लगा तो मोहल्ले के लोग सफाई कर रहे थे तो मैं भी उनके साथ मिलकर सफाई करवाने लगा। आगे, उस्ताद मोहल्ले के लोग क्यों सफाई कर रहे थे? कि उस्ताद साहब पूछते हैं कि मोहल्ले के लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो आगे जो शागिर्द है वो जवाब देता है, सर गंदगी के ढेर, गटरों का गंदा पानी मच्छर और बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है।
कि हमारे जो मोहल्ले होते हैं, हमारी गलियां हैं, वहाँ पे बच्चों अगर हम खुद गंदगी के ढेर लगाएंगे, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर किसी एक जगह पे भी किसी ने थोड़ा सा भी कोई कचरा कोई कूड़ा फेंका हुआ है तो बाकी आदमी बजाय इसके कि उसको उठा लें उसके ऊपर और फेंकते जाते हैं कि यहाँ तो पहले ही कूड़ा है। तो एक दिन वो इतना बड़ा ढेर बन जाता है कि फिर उसको उठाना है किसी एक आदमी के बस की बात नहीं रहती। तो इसी तरह गटर जो हैं, जब उनका गंदा पानी बाहर आता है तो उससे भी मोहल्लों में, गलियों में हर तरफ गंदगी फैल जाती है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। उस्ताद, इसके अलावा यानी कि गंदगी के ढेरों और गटरों के पानी के अलावा किस वजह से माहौल खराब हो रहा है? वो है फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों का धुआं भी माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। ठीक है, आगे है शागिर्द क्या कहते हैं, सर इस माहौलियाती आलूदगी को किस तरह कम किया जा सकता है? सर क्या शागिर्द जो हैं वो आगे सवाल कर रहे हैं, इस माहौलियाती आलूदगी को किस तरह कम किया जा सकता है? उस्ताद आगे से क्या जवाब देते हैं कि जो इतनी आलूदगी फैली हुई है किस वजह से, गंदगी के ढेरों से, गटरों के पानी से और फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों के धुएं से, तो इसको किस तरह कम किया जा सकता है? इसका सबसे पहला जो तरीका है बच्चों वो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तो उस्ताद साहब क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए और जहरीले मादों को ज़मीन में दबा देना चाहिए। ठीक है, आगे है शागिर्द क्या कहता है, मेरे ख्याल में कारखाने आबादी से दूर बनाने चाहिए। बच्चों आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो आबादी के अंदर, जिनके घरों के, मोहल्लों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर बने हुए हैं, जिनके बहुत से नुकसानात होते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि माहौल को साफ रखने के लिए कि जो कारखाने, फैक्ट्रियां हैं ये आबादी वाले इलाकों से दूर बने। तो शागिर्द क्या कहता है, मेरे ख्याल में कारखाने आबादी से दूर बनाने चाहिए। उस्ताद आगे उस्ताद क्या कह रहे हैं कि जहरीले पानी को साफ पानी में शामिल ना होने दें, कि जो जहरीला पानी है उसको और साफ पानी के ज़ख़ीरों को अलग अलग रखना चाहिए कि उसमें शामिल ना हो जाएं। आगे शागिर्द कहता है कि शोर भी तो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है, इन सब के साथ साथ हमें इसका भी तो ख्याल करना चाहिए। बच्चों शोर जो है ये भी आलूदगी की एक किस्म है। आप देखा है आपने, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हर तरफ एक तो गाड़ियों का बहुत शोर होता है और दूसरा कारखानों का। कभी आप इस बात पे गौर करें कि अगर कभी अचानक बिजली बंद हो जाए तो एकदम सुकून हो जाता है। तो वो किस वजह से कि जो शोर हमारे माहौल में हो रहा होता है वो रुक जाता है, मशीनों के चलने से, गाड़ियों के चलने से। तो वो भी एक आलूदगी है जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही है। तो उसकी तरफ वो शागिर्द जो है वो इशारा कर रहा है कि शोर भी तो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है, हमें ये भी चाहिए कि हम इसका भी ख्याल रखें। उस्ताद शाबाश बेटा, अगर सब लोग आप जैसी सोच रखें तो काफ़ी हद तक माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। शागिर्द जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आगे उस्ताद, चलो क्लास में बैठ जाओ। ये क्यों कह रहा है कि जो हमने शुरू की जो मंजर निगारी ये की थी कि वो क्लास में लेट आया था, असलम क्लास में लेट आया था, तो अब सर उसको कह रहे हैं कि चलो क्लास में बैठ जाओ और अपना काम शुरू करो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शागिर्द शुक्रिया सर, और फिर ये कहते हुए वो अपनी क्लास में बैठ जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो मुकालमा लिखा है ये देखा है आपने कि बात से बात निकल रही है। ये मुकालमा लिखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस तरह की गुफ्तगू की जाए कि बात से बात निकले। ठीक है, और इसमें आप अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी बात याद आ रही है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आपने लिखना है। ठीक है, मुकालमा लिखते हुए हो सकता है कि माहौलियाती आलूदगी के बारे में आपको कोई इससे ज़्यादा अच्छी बात याद आ रही हो, आपके जहन में आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये तो हमारा मुकालमा है, इसको आपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो सबक हमने पढ़ा था, मेरी आवाज सुनो, ये भी आपको बताया था कि मेरी आवाज सुनो क्या है, एक आप बीती है। आप बीती क्या होती है, आपको एक दफा रिपीट करवा रही हूं कि आप बीती एक वो कहानी होती है जो खुद अपनी जुबान से बयान की जाती है। और मेरी आवाज सुनो किसकी आप बीती है, जमीन की आप बीती है। आलूदगी की वजह से जमीन ये शिकायत कर रही है कि ज़मीन को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो वो इंसान से एक तरह से दरख्वास्त कर रही है कि मेरी आवाज़ सुनो और मुझे आलूदगी से पाक कर दो। पाक किस तरह करेंगे कि ये जो हमने मकालमे में भी ये बातें पढ़ी हैं और सबकी पढ़ाई जो थी उसमें भी पढ़ी थी कि इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ज़मीन जो है वो आलूदगी से पाक हो जाएगी एक दिन इंशाल्लाह। तो बच्चों आगे हमने जो काम करना है वो ये है कि ये हम इसके बाद हम करेंगे तलाज़मात, वो मैं अब इसको रेस करके यहाँ पे कर रही हूँ। तो पहले आपको बच्चों मैं थोड़ी मकालमे के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। ये बतानी तो आपको पहले थी लेकिन मकालमा लिखने की वजह से ये आपको मैंने नहीं बताई, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो आपको पहले भी बताया हुआ है कि मकालमा जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस की बातचीत को मुकालमा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मुकालमा के लिए जरूरी है कि मुकालमा तहरीरी भी होता है और जुबानी भी। क्या मतलब कि मुकालमा जो है ये लिखा भी जा सकता है और सिर्फ बोला भी जा सकता है। आगे नंबर 2 है, नंबर 2 क्या है, मुकालमे की जुबान का, मुकालमे की जुबान का रोजमर्रा के मुताबिक होना जरूरी है। रोजमर्रा के मुताबिक कैसे कि जो ज़बान हम अपनी रोज की जो बातचीत में इस्तेमाल करते हैं उसी को लिखना चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ठीक है। आगे नंबर 3 है, मुकालमे के ज़रिए हम दूसरों के ख्यालात और किरदार से वाकिफ होते हैं। कि जब कोई बातचीत कर रहा होता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स के किस तरह के ख्यालात हैं और ये इसका किरदार कैसा है, अच्छा है बुरा है। नंबर 4 जो है वो है मुकालमा फितरी भी होता है और मसनूई भी। इसका मतलब बच्चों ये है कि बाज़ दफ़ा गुफ्तगू जो होती है वो किसी ख़ास वाक़े या रियल वाक़े के हम कर रहे होते हैं, कोई वाक़या कोई हादसा हुआ होता है उस पे बात कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम सिर्फ उसको फ़र्ज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कि फ़र्ज़ के हुए पे हम मुकालमा बोल रहे हैं। जिस तरह अभी हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ एक बोला है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मसलन आप लोगों ने देखा है कि मैच हुआ है, आप उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक फितरी होता है, जो काम हो चुका होता है उस पर बातचीत हो रही होती है। आगे नंबर 5 है। नंबर 5 पे बच्चों हम देखते हैं कि मुकालमे में किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए।
कि एक ही बात को बार बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात की। आगे हम, तो बच्चों ये जो हमने लिखे हैं मुकालमे की, इन बातों का आपने भी, इनको भी याद करना है कि किस तरह हमने मुकालमा लिखना है, मुकालमे में क्या चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, नंबर 6 पे हम लिखेंगे मुकालमे में उतार चढ़ाओ, मुकालमे में उतार चढ़ाओ, नरमी और सख्ती का भी ख्याल रखा जाता है। यानी कि बाज़ दफ़ा जो हम बातचीत कर रहे होते हैं उसमें हमें कहीं ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है और कहीं आहिस्ता आवाज़ में बोलना पड़ता है, और कहीं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कहीं नरम लहजा इस्तेमाल करना है। तो इन बातों का भी मुकालमे में ख्याल रखा जाता है। तो बच्चों ये तो मुकालमे में के लिए हमने कुछ मेन पॉइंट्स उसके लिखे हैं। अब हम यहाँ पे इसके ये जो तलाज़मात हैं वो लिखते हैं। वो आपको बताती हूँ क्या होते हैं तलाज़मात, क्या होते हैं। बच्चों आपको पता है कि किसी एक जगह के लिए कुछ चीज़ें मखसूस होती हैं, वो चीज़ें हमें वहीं से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में जो चीज़ें हैं, आपको पता है क्लासरूम में, स्कूल में, तो हस्पताल में उससे मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, तो इनको कहते हैं तलाज़मात। ठीक है, अगर हम हस्पताल की चीज़ें देखें वो और होंगी और क्लासरूम की और होंगी। तलाज़मात हमने लिखने हैं बाग, तो बाग का हम तलाज़मात लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके लिए हम इसको थोड़ा इस तरह बना लेते हैं, लफ्ज़ लिखते हैं दरमियान में बाग। ठीक है, अब हम इसकी, बाग में आपको पता है क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं बाग में? फल, फूल, माली, और क्या हो सकता है बाग में? ये हम क्या लिख रहे हैं? तलाज़मात। ठीक है, बाग में क्या क्या चीजें हमने लिखी हैं? फल, फूल, माली, और क्या होता है? परिंदे होते हैं, पानी भी होता है, झूला भी होता है बागों में, और क्या हो सकता है? तितलियां होती हैं, जुगनू भी होते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज याद आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे हस्पताल के तलाज़मात लिखेंगे। ठीक है, अब हम इस साइड पे लिख लेते हैं किसके? हस्पताल के तलाज़मात। इस साइड पे हम हस्पताल, इसके तलाज़मात लिखते हैं हम लोग हस्पताल में। आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं हस्पताल में? हस्पताल में जाहिर है हस्पताल है तो उसमें उसी तरह की चीज़ें होंगी जो मरीजों के लिए ज़रूरी होंगी। ठीक है, हस्पताल में सबसे पहले हैं डॉक्टर, नर्स, और हस्पताल में क्या होता है? एक्सरे, अद्वियात, और अद्वियात के अलावा इमरजेंसी, और इसके अलावा मरीज,
व्हील चेयर और स्ट्रेचर। स्ट्रेचर भी होते हैं जिस पे मरीज को डालकर लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने अस्पताल में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया है कि इसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने करना है आगे वाला काम, लफ्ज ज़रा और ज़र्रा का जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, लफ्ज ज़रा और ज़रा का जुमलों में इस्तेमाल करना है। दोनों एक जैसे लफ्ज लग रहे हैं हमें, लेकिन इनके लिखने में थोड़ा सा फर्क है। दोनों के लिखने में फर्क है और उसके मानी में भी फर्क है। सबसे पहले हम लफ्ज जो है जरा, उसका जुमला बना लेंगे, उसके बाद लफ्ज जर्रा का। ठीक है, जुमले में इस्तेमाल करके हमने इनके फर्क को वाज़े करना है। तो बच्चों आपको पता है कि ज़रा का क्या मतलब है। ज़रा थोड़ा सा, मामूली सा। ठीक है, और ज़र्रा क्या होता है, जैसे मिट्टी का ज़र्रा, रेत का ज़र्रा, वो चीज़। तो इसका हम जुमला बनाएंगे ज़रा का। ज़रा सी बेएहतियाती इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रा सी यानी कि थोड़ी सी, ये अलिफ वाला, इसके एंड में अलिफ आता है। दूसरा है ज़र्रा। हमें अपने वतन का एक एक ज़र्रा बच्चों आपको बताया है कि रेत का ज़र्रा, मिट्टी का ज़र्रा, वो भी मामूली सी चीज़, एक एक ज़र्रा हमें अपने वतन का एक एक ज़र्रा, हमें अपने वतन का एक एक ज़र्रा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हमें अपने वतन का एक एक ज़र्रा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है, ये देखें, अब इसके जुमले भी आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको फ़र्क समझ आ गई कि क्या फ़र्क है दोनों में, ज़रा और ज़र्रा में। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने मुकालमा लिखा और मुकालमे की जो अहम उसके मालूमात है वो भी मैंने आपको बताई कि मुकालमे के जो ज़रूरी लवाज़मात क्या होते हैं वो भी बताए। इसके बाद हमने तलासमात लिखे, हस्पताल और दूसरा बाग के लिखे थे, वो इधर से रेज हो गए। और जुमले बनाए हमने इसके ज़रा और ज़र्रा के। तो बच्चों आप लोगों ने ये लेक्चर को सुनना है और साथ लिखना भी है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आएगी तो नेक्स्ट डे अपनी जो होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें अपने टीचर से डिस्कस करें। अपना बहुत ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।